बच्चों, मैं प्रज्ञा सिंह एक बार फिर से आज आपका गृह विज्ञान की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारी चर्चा का विषय होगा कक्षा 12 का पाठ 2 परिसंचरण तंत्र। लेकिन इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि हम पहले भाग के मुख्य चर्चा के बिंदु क्या होंगे। पहले भाग में हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या है, उसके कार्य क्या हैं, किन अंगों से मिलकर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, और उसके बाद उसका एक मुख्य अंग रक्त का परिचय जानेंगे, रक्त के कार्य, उसके घटक और रक्त के घटकों प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका एवं प्लेटलेट की संरचना एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या है। बच्चों, परिसंचरण तंत्र को हम परिवहन तंत्र भी कहते हैं। परिवहन का अर्थ ही होता है किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का साधन। तो नाम से ही परिचित हम हो जाएंगे और हम ये जान जाएंगे कि परिसंचरण तंत्र वो तंत्र है जो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन बच्चों, इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपको कुछ पुरानी बातों को याद दिलाना चाहूंगी। जैसे आपने कक्षा 11 में जब पाचन तंत्र पढ़ा था, तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में वो जो है इस योग्य बनता है कि हमारा शरीर उसे अवशोषित कर सके और उसका उपयोग कर पाए। फिर कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 में भोजन एवं पोषण में हमने ये जाना था कि ये जो पोषक तत्व हैं, इन पर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके फलस्वरूप ही वो हमारे शरीर में वृद्धि कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं और हमें ऊर्जा दे पाते हैं। साथ ही जब श्वसन तंत्र हमने पढ़ा था तब हमने ये जाना था कि इन विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य है। मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के भोजन हमारे शरीर में उपयोग में नहीं आ सकता। बच्चों, इन सारी बातों को मैं सिर्फ इसलिए आपको दोहरा रही हूँ जिससे आप ये समझ सकें कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्धारित हैं। अभी प्रश्न ये उठता है मेरे मन में और हो सकता है आपके मन में भी कि जब हमने भोजन किया तो वह पाचन तंत्र तक सीमित रह गया, जब हमने वातावरण से ऑक्सीजन ली तो वह श्वसन तंत्र तक सीमित रह गया। लेकिन उसकी आवश्यकता तो हमारे शरीर के सभी अंगों को है, हमारे हाथ को भी है, हमारे पैर को भी है, हमारे मस्तिष्क को भी है, सभी अंगों को है। तब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आखिर इन भोज्य पदार्थों को, इन पोषक तत्वों को, इन ऑक्सीजन को हम कैसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएं। तो बच्चों, यही वो परिसंचरण तंत्र है जो इस महत्वपूर्ण कार्य को करता है। यही परिसंचरण तंत्र रक्त में घोलकर विभिन्न पदार्थों को विभिन्न अंगों तक ले जाता है और वहां पर उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को वापस उत्सर्जी अंगों तक लाने का काम करता है। और इसी को हम कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र के कार्य, अर्थात पोषक तत्वों का परिवहन, यानी उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना या उसे पहुंचाना और वहां पर उत्पन्न उस अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले आना जिससे कि वह शरीर से बाहर निकाले जा सके। गैसों का विनिमय, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, श्वसन तंत्र का अर्थात ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यह भी परिसंचरण तंत्र द्वारा ही संपन्न हो पाता है। श्वसन तंत्र से गैसें परिसंचरण तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों तक जाती हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक पहुंचाई जाती हैं जिससे कि उनको हम शरीर से बाहर निकाल पाए। इसके अतिरिक्त परिसंचरण तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, जिसे मैं आगे अभी विस्तार से आपको बताऊंगी। बच्चों, उम्मीद है आप परिसंचरण तंत्र क्या है और उसके कार्य क्या है इससे भली प्रकार से परिचित हो गए होंगे। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर वो कौन से ऐसे अंग हैं जिनसे मिलकर ये परिसंचरण तंत्र बना हुआ है।
तो वो अंग हैं, परिसंचरण तंत्र के मुख्यतः केवल 3 अंग होते हैं, रक्त, रक्त वाहिनियां या नलिकाएं एवं हृदय। बच्चों जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस पाठ को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, तो इस पहले भाग में हम केवल रक्त के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अर्थात रक्त क्या है, उसके क्या कार्य हैं, उसका कैसे निर्माण हुआ है इत्यादि के बारे में, और रक्तवाहिनियां एवं हृदय के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त का परिचय। बच्चों रक्त, लहू, रुधिर, खून, ब्लड, इसके बहुत से नाम हैं और आपने सारे नाम भी सुने होंगे और निश्चित तौर पर आपने इसको देखा भी होगा। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये लाल रंग का दिखने वाला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ आखिर है क्या। तो बच्चों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक अर्थात जो 1-2 चीजों को जोड़ने का काम करता है। ऊतक हम आपको बता चुके हैं, एक जैसी कोशिकाओं का समूह। तो रक्त एकमात्र ऐसा ऊतक है जो आपके शरीर में तरल अवस्था में होता है, उसके अतिरिक्त शरीर के अन्य सभी ऊतक जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं। यह तरल होने के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का स्वभाव इसका हो पाता है, और यही वह माध्यम है, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि आवश्यकता पड़ जाती है एक माध्यम की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सभी पदार्थों को पहुंचा पाए। तो यह वह माध्यम है जो सभी पोषक तत्वों को, गैसों को, अपशिष्ट पदार्थों को, हार्मोन्स को इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने और वहां से वापस लाने का काम करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा लगभग 4 से 5 लीटर होती है। इसका रंग आप सबने देखा ही होगा कि यह रंग इसका लाल होता है या गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, लेकिन इसका स्वभाव जो होता है वह क्षारीय होता है। बच्चों ये जो गाढ़ा दिखने वाला लाल रंग का जो पदार्थ है, यह दिखने में तो तरल है लेकिन यह केवल तरल अवस्था में ही नहीं है। तो आइए अब हम इसकी संरचना जानते हैं कि आखिर इसका निर्माण किन किन चीजों से मिलकर हुआ है, उसे हम विस्तार से देखते हैं। रक्त के घटक अर्थात वो पदार्थ जिन्होंने मिलकर रक्त का निर्माण किया है। बच्चों रक्त को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि रक्त केवल तरल नहीं है, इसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं, एक तरल और दूसरा वो ठोस कणिकाएं जो उस तरल में घुली हुई होती हैं। यानी एक तरल हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा वो कणिकाएं, वो ठोस पदार्थ जो इस प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं। प्लाज्मा का हिस्सा रक्त में ज्यादा होता है, यह लगभग 55 से 60% तक होता है, जबकि कणिकाओं का हिस्सा उसकी अपेक्षाकृत कम होता है, वह 40 से 45% तक होता है। और ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका एवं प्लेटलेट। बच्चों अभी हम इन सभी घटकों को भी विस्तार से पढ़ेंगे, इनके कार्य पढ़ेंगे और इन सभी घटकों की संरचना कैसे हुई है उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रक्त के कार्य क्या क्या हैं। जैसा आपको मैंने भी पहले ही बताया है कि रक्त का प्रमुख कार्य है संवहन, यानी अपने साथ पदार्थों को ले जाना, लेकिन इसके अतिरिक्त रक्त कुछ और शरीर में महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, जिसे हमने यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटकर आपको दिखाया है। पहला परिवहन, जिसमें वो ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है और नलिका विहीन ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें संबंधित अंगों तक अर्थात जिस अंग को उसकी आवश्यकता है उस अंग तक पहुंचाता है। ये नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं ये अभी आप आगे के पाठ में विस्तार में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को भी वह वापस उत्सर्जी अंगों तक लेकर आने का भी काम करता है और इसके साथ साथ वो हमारे शरीर में नियमन
या संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। वह हमारे शरीर की पीएच मात्रा को नियंत्रित रखता है। पीएच से अर्थात पीएच का अर्थ है शरीर की अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाना। इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान होता है, अर्थात हमारे मनुष्य के जो एक साधारण मनुष्य जब वो स्वस्थ होता है तो उसके शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसको बनाए रखने में भी या रक्त जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षण अर्थात सुरक्षा देना, रोगों से लड़ने की क्षमता देना, जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा है कि ये किस प्रकार रक्षा करता है, इसे मैं अभी आगे आपको विस्तार से बताऊंगी। अभी आप इतना जाने कि यह हमारे शरीर में बाह्य आक्रमण होने पर उन रोगों से लड़ता है और हमें स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। जब हमने रक्त के घटक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वह दो हिस्सों में होता है, एक तरल हिस्सा और एक ठोस। जो तरल हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये प्लाज्मा क्या है, उसकी क्या संरचना है और उसका क्या कार्य है। बच्चों, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। इसकी मात्रा रक्त में सबसे ज्यादा होती है, या लगभग 55 से 60% तक जो है रक्त में होता है, और यह जल से मुख्यतः बना होता है। मुख्यतः इसका जल से निर्माण हुआ है और जल इसमें लगभग 90 से 92% तक होता है, और उस जल में कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए होते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है और स्वभाव में यह भी क्षारीय होता है। यह जो ये पानी से बना हुआ है उसकी वजह से ही यह रक्त को संवहन करने में मदद कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल एक बहुत ही अच्छा विलायक है। वह अपने अंदर बहुत ही आसानी से चीजों को घोल लेता है, पदार्थों को घोल लेता है, जिसकी सहायता से एक स्थान से उन्हें दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, और इसीलिए यह संवहन को संभव बना पाता है। क्यों? क्योंकि यह रक्त को तरलता प्रदान करता है, और साथ ही साथ यह प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में सहायक होता है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है। प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता। हमारे शरीर में एक ऐसी जो है स्वतः एक ऐसी प्रणाली उपस्थित है जो किसी बाह्य आक्रमण पर या किसी वायरस या बैक्टीरिया, जीवाणु या विषाणु इत्यादि के आने पर शरीर में पहले वह उससे लड़ने का प्रयास करती है। वह कैसे प्रयास करती है? इसी प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं उनकी सहायता से वह उस वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार करती है। वह एंटीबॉडी उस वायरस को से हमारे शरीर को संक्रमित होने से बचाता है। बच्चों, अभी थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी वह है कि जो कोरोना से संक्रमित हुए थे उसके बाद जब वह उससे स्वस्थ हो गए तो वो स्वस्थ हुए, अर्थात उनके प्लाज्मा ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी अपने रक्त में बना लिया, जिसने उस कोरोना वायरस को हरा दिया। अब वो एंटीबॉडी उनके शरीर में जीवन भर के लिए उपस्थित रहेगा, जिससे कोरोना वायरस उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इसी कोरोना वायरस से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जा रही है या जिनका जीवन जो है वो संकट में पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रक्त उस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? स्वस्थ मनुष्य जो कोरोना वायरस से लड़कर जीत चुका है या उससे ठीक हो चुका है, उसका प्लाज्मा निकालकर जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके शरीर में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उसके शरीर में भी वो एंटीबॉडी उपस्थित हो जाते हैं, जिससे वह कोरोना से लड़ने में समर्थ हो पाता है। ये बच्चों इतना डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आप समझ सकें कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है और रक्त कैसे इसमें सहायक होता है या परिसंचरण तंत्र उसमें क्या सहायता करता है। तो ये परिसंचरण तंत्र प्लाज्मा में उपस्थित एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। वह कब बनता है?
जब हमारे शरीर में कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आक्रमण करता है और उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी खुद ही स्वतः बनती है, और अगर हम उस एंटीबॉडी को बना ले जाते हैं तो हम जो है उस रोग से लड़कर जीत जाते। चलिए अब हम आगे आते हैं, उन कणिकाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो उस प्लाज्मा में घुली हुई होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक लाल रक्त कणिका, दूसरी श्वेत रक्त कणिका और तीसरी प्लेटलेट। सबसे पहले हम लाल रक्त कणिका को समझते हैं। लाल रक्त कणिका प्रमुख भाग है, कणिकाओं में से इसका हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। यह देखने में लाल होती है। लगभग सभी कणिकाओं का ये जो रक्त का जो है ये संख्या में 40% होता है। इसका आकार गोल चपटा होता है, यानी डिस्क की तरह, या आप प्लेट की तरह भी कह सकते हैं। यह कोशिका केंद्रक रहित है। बच्चों, जब हमने कक्षा 11 में कोशिका के बारे में पढ़ा था तो आपने उसकी संरचना में केंद्रक पढ़ा था कि वह एक कोशिका का प्रमुख अंग है, परंतु यह जो कोशिका है, जो लाल रक्त कोशिका है, ये मनुष्यों में केंद्रक रहित होती है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, अर्थात जो हड्डियों के बीच का जो खोखला पदार्थ, जो खोखला हिस्सा होता है, उसमें जो द्रव्य भरा होता है वहां पर इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है और इसकी मृत्यु भी जो है प्लीहा में होती है, जो कि हमारे शरीर का एक अंग है जिसे हम इस अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, और इसीलिए उस अंग को हम आरबीसी का या लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका रंग लाल होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह एक लौह युक्त प्रोटीन है। बच्चों, लौह युक्त प्रोटीन से मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोटीन है जिसके साथ लोहा जुड़ा हुआ है। हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो एक लौह तत्व है और जो ग्लोबिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये दोनों आपस में मिलकर इस लाल रक्त का वर्णक का निर्माण करते हैं, और यही जो है इस लाल रक्त कणिका को लाल रंग भी प्रदान करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा पर 100 ml यानी 100 ml में 11 से 14 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। अब हम देखते हैं लाल रक्त कणिका का कार्य क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक आती है उससे जुड़ जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन को रक्त में घुलने का मौका मिलता है और वो रक्त में घुलकर विभिन्न अंगों तक जाती है, और वहां पर अंगों को, ऊतकों को, कोशिकाओं को ये दे दी जाती है, और वहां पर उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से वापस जुड़ जाती है और लाकर उसे फेफड़ों तक देती है, जिससे कि वह हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गैसों के विनिमय का कार्य है रक्त का, वो लाल रक्त कणिका के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। गैसों का विनिमय अर्थात ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकल पाना जो है वह लाल रक्त कणिका के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। फिर बात आती है श्वेत रक्त कणिका पर, जो दूसरे प्रकार की कणिका है। इसकी मात्रा और जीवन काल दोनों लाल रक्त कणिका की अपेक्षाकृत कम होता है। लाल रक्त कणिका की जीवन काल लगभग 120 दिन का था, जबकि इसका जीवन काल केवल 1 से 4 दिन का ही होता है। कोशिकाओं की जन्म और मृत्यु होती है, ये हमने कोशिकाओं की विशेषता में कक्षा 11 में ही पढ़ रखा था। तो जीवन काल से अर्थ यह है कि ये 4 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद ये मृत्यु हो जाती है, और दूसरी कोशिकाओं का जन्म भी लगातार होता रहता है। इसका कोई आकार नहीं होता है। यह एक कोश के प्राणी अमीबा की भांति होती है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, अर्थात अनियमित आकार की ये होती है, तथा ये संरचना और कार्य के आधार पर कई प्रकार की होती है। इसका प्रमुख कार्य हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देना। जो एंटीबॉडीज का निर्माण मैंने अभी आपको पहले बताया है, उस एंटीबॉडीज के निर्माण में यह सहायता प्रदान करती है, और इसलिए यह प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडी और एंटीजन का निर्माण कर हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। और यही कारण है कि इसे हम अपने शरीर का सिपाही या सैनिक भी कहते हैं, क्योंकि सैनिक का कार्य भी होता है
रक्षा करना, और इसका भी मुख्य कार्य क्या है, रोगों से रक्षा करना। जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो इसकी मात्रा वहां पर एकत्र हो जाती है और ये उस वायरस या बैक्टीरिया का भक्षण कर जाती है, जिसके कारण हम रोग से ग्रसित नहीं हो पाते हैं। और अंतिम जो कण है उसे हम कहते हैं प्लेटलेट। ये भी जो है अनियमित आकार की होती हैं और इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। इसका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाना में सहायता प्रदान करना है। रक्त का थक्का बनने की क्या प्रक्रिया है, रक्त का थक्का क्या है, ये अभी हम आगे अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। आप अभी इतना जान लें कि जब भी हमें चोट लग जाती है या घाव लगती है तो हमारा रक्त बहने लगता है, लेकिन उस रक्त का अगर ज्यादा हानि हो जाए तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए रक्त का स्वतः ही थक्का बन जाता है, जिससे शरीर से हमारे रक्त का अत्यधिक नाश ना होने पाए। तो ये प्लेटलेट जो होती हैं, ये छोटे कण हैं जो उस रक्त के थक्का बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके साथ साथ रोगों के लड़ने की जो क्षमता है उसमें भी इनका सहायक भूमिका होती है। बच्चों, अभी मुझे उम्मीद है कि आप परिसंचरण तंत्र वह क्या है, उसके क्या कार्य हैं, उसके क्या घटक हैं और उसके एक प्रमुख घटक रक्त के बारे में आपने विस्तार से समझ लिया होगा और जान लिया होगा। तो अभी बारी आती है इतने हिस्से से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, रक्त क्या है, हमारे शरीर में उसका क्या कार्य है। आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि रक्त क्या है और वह आपके शरीर में कौन कौन से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रक्त की संरचना एवं उसके घटकों के कार्यों का विवरण दें। संरचना से तात्पर्य यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि रक्त के क्या क्या घटक हैं, अर्थात प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट की क्या संरचना है और उसके क्या कार्य हैं। और अंतिम प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र क्या है और हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है, अर्थात परिसंचरण तंत्र क्या है और यह हमारे शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन कौन से कार्य करता है। बच्चों, तब तक आप इतने प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस पाठ के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।